नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। भारतीय इतिहास के अध्ययन की श्रृंखला में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और अभी तक मैंने आधुनिक भारत के इतिहास की कुछ सीरीज़ बना ली है। इसके आगे के क्रम में मैं आज आपको साइमन कमीशन और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने अध्ययन की तरफ अग्रसर होते हैं। आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। साइमन कमीशन 1927। दोस्तों 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसको भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है, इस हर 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा होती थी। तो इस सुधार अधिनियम की समीक्षा के लिए ये साइमन कमीशन भारत आता है और इसको अन्य नाम एक संवैधानिक आयोग, इसका अन्य नाम संवैधानिक आयोग भी है और इसको भारतीय सांविधिक आयोग या भारतीय संवैधानिक आयोग या भारतीय विधिक आयोग कई नामों से बुलाया जाता है। इसका सबसे प्रचलित नाम साइमन कमीशन ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले गठन का प्रावधान देखेंगे। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा करने के लिए हर 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु इसके गठन का प्रावधान किया गया और नियुक्ति देखेंगे। 8 नवंबर 1927 में इसकी नियुक्ति होती है ब्रिटेन में ही। ब्रिटेन में पहले ये बनाया जाता है तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन द्वारा। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन द्वारा इस साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है और इसमें 7 अंग्रेज सदस्यों को रखा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, साइमन कमीशन में 7 और सातों के सातों अंग्रेज सदस्यों को रखा जाता है। ठीक है, इसको भारतीय सांविधिक आयोग, भारतीय विधिक आयोग या भारतीय संवैधानिक आयोग कई नामों से बुलाया जाता है, लेकिन जो सबसे फेमस नाम है वो साइमन कमीशन बोला जाता है। क्योंकि अब आगे देखेंगे दोस्तों, इसकी संरचना में इसके अध्यक्ष जो थे वो थे जॉन साइमन। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। और मैंने बताया ना अभी आपको, अध्यक्ष सहित इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे और सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्लीमेंट एटली प्रसिद्ध नाम है दोस्तों। क्लीमेंट एटली भी इसके एक सदस्य थे। क्लीमेंट एटली भी इसके सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे। इसका विरोध, क्योंकि इसमें सारे सदस्य गैर भारतीय थे। गैर भारतीय मतलब भारतीय नहीं थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सारे सदस्य गैर भारतीय थे। तो इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। इसीलिए श्वेत मतलब सफ़ेद, सफ़ेद मतलब यही अंग्रेज लोग, इनको सभी के सभी अंग्रेज होने के कारण इसको श्वेत कमीशन की संज्ञा दी गई थी। और इसी का सबसे ज़्यादा विरोध था कि एक किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में
साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया। जो अखिल भारतीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन था दिसंबर 1927 में मद्रास में हुआ, उसमें साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया। और जब देखिए ये कमीशन नियुक्त हुआ था 8 नवंबर 1927 में इंग्लैंड में ही, लेकिन ये भारत आया था, डेट याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का बम्बई आगमन। और जैसे ही इसका बम्बई आगमन होता है, भारत में आगमन होता है साइमन कमीशन का मतलब साइमन कमीशन के 7 सदस्यों का, जो अपने नियम कानून लेकर आए थे। ठीक है, तो जैसे ही आगमन होता है देशव्यापी हड़तालों का आयोजन शुरू हो जाता है। ठीक है, नारा साइमन कमीशन वापस जाओ से पूरा देश गूंजने लगता है। और दोस्तों देखिए ये जो 7 सदस्यीय कमीशन आया था, इसके 7 सदस्य बम्बई के सर्वप्रथम मूल बंदरगाह पर पानी के जहाज से उतरे। ठीक है, तो जैसे उतरे समाजवादी नौजवान एक थे यूसुफ मेहर अली ने सर्वप्रथम साइमन गो बैक का नारा दिया। समाजवादी नौजवान यूसुफ मेहर अली ने सबसे पहले साइमन वापस जाओ का नारा दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखिए हम इस साइमन कमीशन में क्या था इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इस साइमन कमीशन में जो सबसे पहला पॉइंट था वो था भारत को एक संघ बनाया जाए जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतें शामिल हों। मतलब भारत को एक संघ बनाया जाए और उसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश शब्द लगे होने का अर्थ है दोस्तों कि भारत आज़ाद नहीं रहेगा तो ब्रिटिश ही, लेकिन वो उनको प्रांतों में डिवाइड कर दिया जाए और देसी रियासतों में। ठीक है, आगे देखेंगे। केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो मतलब प्रांतों के जो भी मुखिया होंगे वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी होंगे, केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होंगे। केंद्र में जो वायसराय रहेगा उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। केंद्र में जो भी सर्वा रहेगा उसके लिए जिम्मेदार, उसको मतलब जवाबदेही प्रांत के सरदारों की जवाबदेही केंद्र में जो गवर्नर या वायसराय होगा उसके प्रति होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वायसराय और प्रांतीय गवर्नरों को विशेष शक्तियां दी जाए। वायसराय और जो प्रांतीय गवर्नर होंगे उनको विशेष शक्तियां दी जाए। और चौथा पॉइंट है एक लचीले संविधान का निर्माण हो। लचीले संविधान मतलब दोस्तों ऐसा संविधान जिसमें समय समय पर संशोधन हो सकते हों, अमेंडमेंट्स हो सकते हों, ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए। तो ये चारों प्रावधान थे साइमन कमीशन 1927 के, जो 3 फरवरी 1928 में भारत में सर्वप्रथम बम्बई में आता है। ठीक है, अब इसके विरोध स्वरूप क्या क्या घटनाएं होती हैं दोस्तों आगे जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे लाहौर में, जो तत्कालीन लाहौर था उस समय, ये लाहौर दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था तो लाहौर पंजाब की राजधानी थी। पंजाब प्रांत बहुत बड़ा था, पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब दोनों को मिलाकर उनकी राजधानी थी लाहौर। तो उस लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? लाला लाजपत राय ने। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने, पंजाब केसरी इनको उपाधि दी गई थी। ये देखिए पंजाब केसरी इनको उपाधि दी गई थी।
और इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है, शेरे पंजाब भी कहा जाता है। ठीक है, तो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए जो जुलूस निकाला जा रहा था लाहौर में, उसकी ये दोस्तों नवंबर 1928 की घटना है। ठीक है, तो उसमें कैप्टन स्कॉट और सैंडर्स अंग्रेजी सेना के अधिकारी थे। इन्होंने क्या किया, लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस के लाठी चार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए लाला लाजपत राय। ठीक है, लाठी चार्ज में घायल हो गए। और ये जो कैप्टन स्कॉट था, इन्होंने ही लाला लाजपत राय पर, उनकी छाती पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई थी। तो अंततः 17 नवंबर को ये 31 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1928 की घटना है। और 30 अक्टूबर के बाद 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, तो इसके बाद अपनी मृत्यु के समय इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था। इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर बरसी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। ऐसा किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर बरसी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में कील का काम करेगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, एक सर्वदलीय समिति द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें कुल 9 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, मोतीलाल नेहरू, सभी लोग जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे। इस रिपोर्ट ने क्या कहा? इस रिपोर्ट ने पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स की मांग की। इन्होंने कहा कि हमको स्वतंत्रता की जगह डोमिनियन स्टेट्स बना दिया जाए। ठीक है, और सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाएं। ठीक है, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव। इस नेहरू रिपोर्ट में 2 बातें कही गई। एक, पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स की मांग। दूसरा, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल, जो लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में मांग की गई थी, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों की। तो वही सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है दोस्तों, और मौलिक अधिकारों का प्रावधान। देखिए, और क्या था नेहरू रिपोर्ट में? मौलिक अधिकारों का प्रावधान रखा गया, जो प्रस्तावित संविधान में इन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार भी हमको दिए जाएं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा साइमन कमीशन था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। जब ये सैंडर्स और कैप्टन स्कॉट के लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय की, तो इसका बदला सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और एक महिला थी दुर्गा भाभी के नाम से, इन लोगों ने लिया।
ठीक है। इन लोगों ने योजना बनाई थी कैप्टन स्कॉट को मारने की, लेकिन असल में हुआ क्या, कैप्टन स्कॉट को ये लोग पहचानते नहीं थे कायदे से, तो सांडर्स वहाँ पहुँचा उसकी जगह पे, और इन लोगों ने सांडर्स को, भगत सिंह ने सांडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर वहाँ पर भेष बदल कर बस निकले, भेष बदल कर वहाँ से भाग निकले थे, कोलकाता मेल से कोलकाता पहुँच गए थे। ठीक है दोस्तों, और फिर वहाँ पर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई बटुकेश्वर दत्त के साथ, फिर अपने खुद से गिरफ्तारी दी, फिर इनके ऊपर मुकदमा चलता है और इनको फांसी की सज़ा हो जाती है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज 1929, ये हम देखेंगे। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन था, इसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव रखा गया। पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता। ये 1929 को, देखिए 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। ठीक है, पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को। तो इस लाहौर अधिवेशन का वार्षिक अधिवेशन, ये इसका आयोजन दिसंबर 1929 में ही किया जाता है, यही 19 दिसंबर 1929, और स्थान होता है लाहौर। ठीक है, और ये 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण होता है। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को। एक मिनट दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं रोकता हूँ, आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसके आगे हम बताएंगे। तब तक के लिए थोड़ा विराम दीजिए। धन्यवाद।